सो आइए थर्मोडायनेमिक शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं कि थर्मोडायनेमिक एंटायर चैप्टर को 3 लेक्चर में कवर करेंगे। आज लेक्चर 1 में मैं स्टार्टिंग के 5 टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, वेरिएबल और इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में जानेंगे। साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये 2 टर्म मैं आपको बताऊंगा जिनमें अक्सर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो क्या थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है और प्रॉपर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसको भी जानेंगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। साथ में मैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताऊंगा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ज़ीरोथ लॉ की, इसकी भी चर्चा आज करेंगे। इसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक इस पूरे चैप्टर में 3 बड़े ही खूबसूरत वेरिएबल्स, एक को कहते हैं हीट, दूसरा है वर्क डन और तीसरा है इंटरनल एनर्जी, इन तीनों की चर्चा करेंगे। और मैथमेटिकल, जब आप फर्स्ट लॉ में जब आप इनको यूज़ करेंगे मैथमेटिकली, तो कब प्लस रखना है कब माइनस रखना है, यानी उससे जुड़े हुए साइन कन्वेंशन की भी यहाँ चर्चा होनी है। और उसके साथ साथ इंडिकेटर डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रेशर वॉल्यूम या प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम टेम्परेचर, तो जो किसी स्टेट को डिस्क्राइब करे, ऐसे कुछ खूबसूरत इंडिकेटर डायग्राम हैं जिनके थ्रू आपको समझना होता है और उसके थ्रू वर्क डन निकालना, खासकर साइक्लिक प्रोसेस को डील करना, ये 5 चीज़ों की मेजर आज डिस्कशन शुरू करनी है। तो आइए सबसे पहली बेसिक चर्चा शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैं थोड़ा इसको बता लूँ, देन फिर आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। यहाँ 5 बातें हैं इंट्रोडक्शन में। आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसी ब्रांच साइंस की या फिर फिजिक्स की जहाँ आप हीट, टेम्परेचर और हीट के फ्लो की बात करते हैं, वो थर्मोडायनेमिक है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें सिस्टम की, तो आपको पता ही है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जहाँ भी कॉन्स्टेंट हो, जिनके पास कुछ प्रेशर हो, जिनके पास कुछ वॉल्यूम हो, किसी सर्टेन टेम्परेचर में हो, तो उसको एक सिस्टम कह देंगे, जिसके ऊपर या तो हीट देना है या इससे हीट निकालना है या उससे कुछ काम करना है, वही सिस्टम है। उसके आजू बाजू जितनी सारी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग है। मेन किसी बॉडी के नियर बाई का एरिया, नियर बाई का रीजन आप सराउंडिंग के नाम से जानते हो। इसके बाद 4th वन में वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कही जाती हैं। और इक्वेशन ऑफ स्टेट PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, हमें इसको यूज़ करना है। यहाँ रियल गैस भी है, लेकिन मेनली आइडियल गैस पे ही हमारी सारी स्टडी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप आप इन सब बातों को समझ गए और इनका ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक शुरू करने से पहले। अब सबसे पहली चर्चा कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस्ड होना। तो एक बार मैं हटाता हूँ इसको और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की चर्चा शुरू करते हैं। जब भी आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम को लेकर के बातचीत आती है तो आप ध्यान रखें, सबसे पहला वर्ड तो आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई भी 2 बॉडीज़ थर्मली इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब उनका टेम्परेचर सेम है, यानी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। आप इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में थर्मल की जगह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो आप ध्यान रखें, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब है जब उसको डिफाइन करने वाली जितनी चीज़ें हैं सब टाइम के साथ चेंज ना हो। सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, सिर्फ हीट के ट्रांसमिशन की बात नहीं है। देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक बॉडी तब कही जाएगी जब उसमें 3 तरीके की इक्विलिब्रियम हो। पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, दूसरा आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम हो, तीसरा केमिकल हो। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब उसका कहीं फिजिकली मोशन नहीं हो रहा हो, वो जैसा है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा हो, बॉडी अगर कहीं मूव नहीं कर रही है। और थर्मल का मतलब आप जानते हैं, हीट का मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए। केमिकल का मतलब किसी भी वजह से, किसी भी केमिकल प्रोसेस की वजह से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ना चेंज हो, वरना उसकी स्टेट गड़बड़ हो जाएगी। तो सेंस ये है कि जितनी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, अगर वो सब कांस्टेंट हो जाते हैं समय के साथ, तो आप कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और अगर कोई बॉडी
के अंदर हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो आप उसे कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दोनों दो वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप आपको इक्विलिब्रियम समझ आया, लेकिन यहाँ एक दो और भी बहुत अच्छी बातें समझने वाली हैं। इसके बाद मैं आपको टेम्परेचर को और डिटेल में समझाने वाला हूँ, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ लिया। थर्मल में टेम्परेचर सेम और थर्मोडायनेमिक में तीनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, यही आपको ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ रहे हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। बड़ी खूबसूरत से इंपॉर्टेंस है, इसको मैं हटाता हूँ और जीरोथ लॉ की शुरुआत करते हैं। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन आपसे डिस्कस करूँ तो अब आप देखेंगे हर जगह मेंशन्ड है कि इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, या फिर ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लीजिए कोई सिस्टम ए है और वो थर्मली एक सिस्टम सी के ठीक बराबर है, किसके? सी के, और इधर बी भी सेपरेटली सी के बराबर है, इससे भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और बी भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब ए टी अगर सी टी के बराबर है और बी टी अगर सी टी के बराबर है तो ए टी बी टी के एग्जैक्टली बराबर होगा। आप सोचते होंगे इस तो कॉमन सेंस है, इसमें लॉ क्या है? क्या बात? थर्मल इक्विलिब्रियम। पहली बात मैं आपको एक बात ज़रूरी बताता हूँ, ये कोई मामूली लॉ नहीं है। असल में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग बॉडीज अगर एक दूसरे के थर्मल में हैं तो ये तीसरा वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ एक बात छुपी हुई है जो निकल करके आती है, बस उसी को समझना है आपने। ये जो लॉ था वो फर्स्ट और सेकंड के बहुत बाद में आया है। असल में ये लॉ एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये भी बराबर है। इसका मतलब कि इन तीनों के पास कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? तो इसका आंसर मिला टेम्परेचर। क्या कॉमन मिला? ध्यान रखिएगा, कॉमन मिला टेम्परेचर। इस लॉ से पहले टेम्परेचर सिर्फ डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, कोल्ड था। और जब कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा जाता था कि मान लिया कि एक के पास 100 जूल एनर्जी है, एक बॉडी बी है उसके पास सिर्फ 20 जूल की एनर्जी है, दोनों को कनेक्ट कर दें, हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? नॉर्मली लोगों को लगता था ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, ऐसा नहीं है। यही ये वाला लॉ बताता है, एक से दूसरे की तरफ हीट जाना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। क्या ज़्यादा? किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर का मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। जो ज़्यादा तेज चलेगा वो जाके हिट करेगा और दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। डजेंट मैटर कि उसके पास कितनी एनर्जी है, कम ही है लेकिन वो चल ज़्यादा रहा है। कम कैसे हो सकता है? जब ज़्यादा तेज चल रहा है तो वो छोटा है, उसके पास कम पार्टिकल है, कम पार्टिकल की वजह ज़्यादा है। किसी के पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हैं लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन सबका सम अप करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। पर ज़्यादा होने के बावजूद छोटे वाले में से बड़े वाले को ट्रांसफ़र होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक ट्रक है, धीरे धीरे चल रहा है, और एक साइकिल है बहुत तेज चल रहा है। अब एनर्जी ट्रक के पास ज़्यादा है क्योंकि उसका मास, उसका ओवरऑल मोमेंटम, मास ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि साइकिल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो जाके टकराएगा, हिट करेगा और एक एनर्जी ट्रक के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। कुछ ऐसा सीन आपको समझना है। तो टेम्परेचर को बताने वाला, टेम्परेचर के बारे में स्पेशल, टेम्परेचर को एक कंडीशन बताने वाला जो लॉ है वो जीरोथ लॉ है। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड के बाद ये जब वो दोनों पॉपुलर हो गए थे, ऑलरेडी प्लेस नहीं था तो हमने एक प्लेस बनाया जीरोथ का, और इसमें ये बताया कि जितनी भी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी उनके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए और वो होनी चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरी ये बात, क्योंकि ये टेम्परेचर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से एक है तो इसको जो बताने वाला लॉ है वो एक स्पेशल लॉ होना ही चाहिए, इसीलिए दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अल्टीमेटली क्या बताता है कि अगर तीन बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब इनका टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब इनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, और साथ में ये सिग्निफाई करता है कि हीट के ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए और वो चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस।
दिस इज द पॉइंट। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, उनके बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। बाकी आपको डेफिनेशन लिखना हो तो ये वाला डेफिनेशन चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप कि आपको जीरोथ लॉ की इंपॉर्टेंस समझ आई और हीट के ट्रांसमिशन की पहली कंडीशन समझ आई कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा। खैर कहानी बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अच्छे से क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। बड़ी खूबसूरत चर्चा है क्योंकि ये तीनों चीज़ें काफ़ी कॉमन है। हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिक की जान है, इन्हीं के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। तो आइए जरा चर्चा करते हैं। मैं आपको बताऊं, हीट जिसको यहाँ Q से रिप्रेजेंट करना है, Q, डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर Q। हालांकि पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था और आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि हीट एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्म नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। किसी के पास हीट कंटेन्ड नहीं होती, हीट एक ट्रांसफर होने वाला अमाउंट है जो कि जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप ध्यान रखेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ना कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, गलत डेफिनेशन। तो आपको ये बात समझ आ गई कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी का ट्रांसफर हीट के फॉर्म में हो रहा है, किस वजह से होगा? तो ध्यान रखेंगे ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस याद रखना है आपको? टेम्परेचर डिफरेंस। यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर हीट का ट्रांसफर कहीं हो तो वो, एनर्जी का ट्रांसफर हो तो वो उसी फॉर्म को आप क्या नाम देते हैं? हीट। और बड़ी खूबसूरत सी बात है, सेम यही डेफिनेशन आपको ऐसे ध्यान रखनी है कि अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन, यानी यहां भी आप सेम डेफिनेशन दे सकते हो, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू सम अदर फैक्टर लाइक फोर्स, लाइक एक्सपेंशन, किसी अदर वजह से हो। मतलब मान लिया ड्यू टू, यहाँ ड्यू टू आप लिख सकते हो फोर्स, ड्यू टू एक्सपेंशन या ड्यू टू अदर मैकेनिकल प्रोसेसेस। किसी अदर मैकेनिकल प्रोसेस से कोई चीज़ हो रही है या केमिकल ही कॉज है लेकिन अल्टीमेटली मैकेनिकल मूवमेंट जैसा कुछ हो रहा है, तो जब एनर्जी का ट्रांसफर, एक तरीके से वर्क डन भी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता। तो जहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस इन्वॉल्व है वो हीट है, जहाँ कोई अदर चीज़ इन्वॉल्व है लाइक फोर्स है, एक्सपेंशन है या कोई अदर चीज़, इसकी वजह से कोई चीज़ मैकेनिकली डिस्प्लेस कर जा रही है, तो आप कह रहे हो वर्क डन हुआ है। वर्क डन का क्या मतलब? एनर्जी ही तो आई है, एनर्जी ही तो मैं अपने हाथ को चला रहा था, एक ऑब्जेक्ट आया उसको मैंने चला दिया, तो हाथ की एनर्जी से ट्रांसफर कर दिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी पुट कर दी मैंने, तो अल्टीमेटली एनर्जी का ट्रांसफर ही हुआ। लेकिन फोर्स की वजह से, एक्सपेंशन की वजह से, अल्टीमेटली इन सब में फोर्स ही इन्वॉल्व है, तो किसी अदर वजह से लगे तो वर्क। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एक फॉर्म स्पेशल प्रोड्यूस हो जाए तो उसको कहते हैं हीट। और अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनल एनर्जी क्या है, तो आप कहेंगे सम ऑफ काइनेटिक, कौन सी काइनेटिक? मॉलिक्यूलर। तो आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एक फ्रेम लेना है सेंटर ऑफ मास का और खासकर ये रेस्ट में होना चाहिए। इसके फ्रेम में अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल का सम निकालते हैं तो आप उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको यू से रिप्रेजेंट करना है, बड़ा ही स्पेशल है, इसको यू से रिप्रेजेंट करना है। तो हीट एंड वर्क एक तरीके से मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गया। इसीलिए हीट और वर्क को यूजुअली हम पाथ फंक्शन कहा करते हैं। पाथ फंक्शन क्यों? क्योंकि ये कंटेन्ड नहीं है किसी बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कहेंगे इसके पास इतना वर्क स्टोर्ड है, स्टोर की बात आएगी तो इंटरनल एनर्जी, इसके पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। आप ये नहीं कहेंगे इसके पास 100 जूल का वर्कडन स्टोर्ड है। वर्कडन स्टोर कहाँ होता है? वर्कडन तो ड्यूरिंग प्रोसेस है, वाइल प्रोसेस इट्स जस्ट ट्रांसमिशन। तो इनिशियल और फाइनल के साथ साथ ये दोनों पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। हालांकि इसमें कंफ्यूजन भी है, लोगों को लगता है ये ओनली पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ पे ही डिपेंड करता है। नहीं, इनिशियल और फाइनल पे तो करता ही करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऐसा नॉर्मली नहीं लेना है इसको, कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ साथ ये दोनों, कहीं अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आता है तो उसमें ध्यान रखेंगे कि dq and dw not only depends on initial and final points but also depends on path, but internal energy always depends on initial and final points। इसीलिए इसको आप स्टेट फंक्शन कहते हो और मेजॉरली ये पाथ फंक्शन में आता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे
तीनों के बारे में स्पेशल बातचीत। अब क्या है, वाइल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसकी एक साइन कन्वेंशन होती है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर कन्फ्यूजन भी होती होगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में कहानियाँ अलग अलग होती हैं। तो मैं आइए थोड़ी इसको हटाता हूँ और आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन एक बार क्लियर करा दूँ। जब आप फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन सॉल्व करना ज़रूरी होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हीट, एनर्जी और वर्क डन, ये तीन चीज़ें हैं। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे Q से और फिर डेल्टा Q से, इसको आप U से और इसको W से, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब क्या है कि दो चीज़ों में पहले कॉमन सेंस लगाइए। मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है, तो अगर इसको एनर्जी मिली है, गिवन टू सिस्टम, कुछ हीट मिली है, बढ़ी होगी, हीट बढ़ी होगी, इसको कहते हैं पॉजिटिव, और इसमें से कुछ हीट निकाल ली गई है, नेगेटिव। कॉमन सेंस, चला गया, घट गया, नेगेटिव हो गया। ऐसे ही मतलब रिलीज या फिर टेकन आउट है तो नेगेटिव, और अगर दिया है इसको पास एड ऑन हुआ है हीट का तो पॉजिटिव, याद रहेगा। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ी है तो पॉजिटिव और घटी है तो नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कॉमन सेंस है। इंक्रीज हुई है तो पॉजिटिव और डिक्रीज हुई है तो नेगेटिव। अब आ जाते हैं ये, क्योंकि थर्ड वन, ये ही एक कन्फ्यूजन पार्ट है जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज करता है। यहाँ मैंने लिखा है अगर ये सिस्टम भाई साहब कुछ काम कर रहे हैं तो उसको लेना है पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव, और ऑन इनके ऊपर खुद कुछ काम हुआ है तो नेगेटिव। अब ये थोड़ी कन्फ्यूजन क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में इसका ठीक उल्टा है। केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव मानते हैं और बाय द सिस्टम को नेगेटिव। देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ और यहाँ फर्क है या उल्टा है या कुछ उल्टा, असल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है। केमिस्ट्री में हमारे लिए इसकी गैस इंपॉर्टेंट है, गैस की इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसके ऊपर कुछ काम करते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ फिजिक्स में इसके थ्रू किया हुआ वर्क डन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कितना काम कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको प्लस ले लिया है। और इसको प्लस लेने से होता क्या है, लॉ में डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लिया आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा कि Q जो भी हीट देंगे उसमें से कुछ काम हो जाएगा और कुछ इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। जो भी आप हीट देंगे उससे दो चीज़ें होंगी, कुछ वर्क डन हो जाएगा और कुछ जो बचेगा उससे गैस अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अगर इसी को आप ऐसे याद रखें, Q प्लस W इज इक्वल टू U, यानी कुछ हीट दे दी, कुछ काम कर दिया, दोनों ने मिला के इंटरनल एनर्जी का चेंज कर दिया। तो इसमें साइन कन्वेंशन का ही तो फर्क है। ये है केमिस्ट्री की कहानी और ये है फिजिक्स की कहानी। अब इसी में अगर वर्क डन को मैं नेगेटिव लगा दूं तो ये नेगेटिव आके यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको मैं अभी फिलहाल पॉजिटिव मान रहा हूँ, अगर उसको नेगेटिव मान लूँ तो नेगेटिव यहाँ आके प्लस आके फिर ये स्टेटमेंट एड ऑन होके यही हो जाएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। केमिस्ट्री में वर्क डन को, यहाँ वर्क डन जो सिस्टम कर रहा है वो ही हमारे को चाहिए एक्चुअल में, तो हमने उसको पॉजिटिव मान लिया है। केमिस्ट्री में उसी को हम नेगेटिव मानते हैं क्योंकि हमें गैस के ऊपर काम कराना है और गैस खुद कोई काम कर ले तो उसको नेगेटिव कंसिडर करना है। तो इसी की वजह से फर्स्ट लॉ में भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। ये साइन उल्टा होने से फर्स्ट लॉ में थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाती है, इसीलिए बात एक ही है जी, घुमा फिरा के कहा जा रहा है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। फिजिक्स में वर्क डन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए W को पॉजिटिव लीजिए, जो सिस्टम काम कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, दैट्स इट। जब ज़रूरत पड़ेगी केमिस्ट्री में तो आप इसको माइनस करके लॉ में थोड़ा चेंज कर देना, बस इतनी सी बात है, ये है काम की बात। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं रहना है। बाय द सिस्टम को फिजिक्स में आप पॉजिटिव ले लीजिए, ऑन द सिस्टम को आप नेगेटिव ले लीजिए, दैट्स इट। तो ये है ओवरऑल इन तीनों की कन्वेंशन और इनकी कहानी। बाकी जब मैं सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 में थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 2 में जब मैं बात करूंगा तो वहाँ फर्स्ट लॉ की बात करूंगा, तो इसको अप्लाई भी करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ इंडिकेटर डायग्राम और वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस ये बता दूं। इंडिकेटर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना ही है आपको। चारों प्रोसेस, इवन पांचों, चाहे वो आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो और आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो या एनी टॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, उन सब में इंडिकेटर डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए समझते हैं इंडिकेटर डायग्राम क्या है। ग्राफ ही तो है, अलग अंदाज है पढ़ना। आइए समझते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। आइए, बड़ी खूबसूरत चर्चा है इंडिकेटर डायग्राम। जैसे मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम था, न्यूमेरिकल देखा,
अलग अलग कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ का कॉम्बिनेशन है सिस्टम, उसमें से किसी बॉडी को पिक करना और उस पर लगे हुए सारे फोर्सेस की एनालिसिस करना। ऐसी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक स्टेट्स की और उनके वेरिएबल्स की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी को आप कहते हो इंडिकेटर डायग्राम, जो इंडिकेट करे किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है। इसी को देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या विद द हेल्प ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, इसी को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमारे पास दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ले लिया हमने, प्रेशर और वॉल्यूम, और मान लिया कि आपकी इच्छा हो रही है एक्सपेंशन को दिखाने की। अब एक्सपेंशन का मतलब जाहिर है वॉल्यूम का बढ़ना है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आइसोबारिक कहा करते हैं इसको, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंडिकेट हो गया जी आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा ही मान लिया प्रेशर, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे प्रेशर घट रहा है, हो सकता है इस तरीके से हो रहा हो। ये एरो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो नहीं तो जानकारी नहीं कि प्रोसेस एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन। हाँ, अलग अलग कंडीशंस में है। इसको आप कहते हो आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसा जब हो तो यूजुअली आइसोथर्मल होता है, लेकिन अभी प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बस आप समझ लीजिए कि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, कुछ ऐसा दिखा दिया। इसी का उल्टा अगर कंप्रेशन होता तो ये एरो ऐसा बना होता, मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ आ रहा है, यानी पहले वॉल्यूम बढ़ा था, फिर वॉल्यूम बढ़े से धीरे धीरे कम हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। अब जब वॉल्यूम घटेगा तो जाहिर है अंदर का प्रेशर बढ़ सकता है, जब कई बार बढ़ भी जाता है। तो अगर बढ़ रहा है तो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा दिखा दिया, तो ये कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन है, आप समझ गए। ऐसे ही अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर कहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वीटी ग्राफ बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, मैं एक बार इसको हटाता हूँ। जैसे मान लिया आपको दिखाना है कि देखो जी टेम्परेचर बढ़ना, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वी और टी साफ पता लग रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे दूध का उबलना होता है, कुछ ऐसा। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको कोई भी दो वेरिएबल पिक करना है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसी को बस इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है प्रोसेस को और इंडिकेट कर रहा है अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्टेट में क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, जिसमें से पीवी इंडिकेटर डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक और बात आपको बता दो, ग्राफ आ ही गया है तो आपको पता ही है कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पे तो आपने मुझसे अच्छे से पढ़ा भी है, देखा भी होगा। खैर, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपको पता ही वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट एफ डॉट डी एक्स होता है, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला, या एफ डॉट एक्स कर लीजिए। अब अगर आपकी इच्छा हो, आप इस फोर्स में, आपको पता ही एक टर्म आपने पढ़ा हुआ है प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। तो आप चाहें तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स अगर आपने ले लिया तो वर्क डन है। एरिया इंटू एक्स को आप वॉल्यूम लिख सकते हो। तो मैं बस आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन या फिर एनर्जी का आइडिया देता है। ध्यान रखिए, यानी वर्क डन का फार्मूला पी डॉट वी होता है या डी डब्ल्यू का फॉर्मूला पी डॉट डी वी होता है। खैर, ओवरऑल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, वर्क डन। वर्क डन, प्रेशर और वॉल्यूम के का प्रोडक्ट क्या देता है, तो आंसर इज वर्क डन देता है। अब अगर इसका प्रोडक्ट वर्क डन देने वाला है तो इसका मतलब साफ है कि जो भी ग्राफ है उस ग्राफ का जो कर्व का जो एरिया होगा वो वर्क डन को देगा। यही ग्राफ के सिग्निफिकेंस होते हैं। ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप डिविजनल फैक्टर का आइडिया देता है। नहीं पता तो ग्राफ वाले वीडियो में जाके देखिए, खूब डिटेल में डिस्कशन करी गई है। किसी भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट का स्लोप इन दोनों से डिवाइड होकर बनने वाली क्वांटिटी का आइडिया देता है, और इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो मल्टीप्लाई होने वाली चीज का आइडिया देता है। यानी एरिया गिव्स मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर और स्लोप गिव्स आइडिया अबाउट डिविजनल फैक्टर। तो अभी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वर्क डन आ रहे हैं, इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो कहीं ना कहीं वर्क डन का आइडिया देगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है, आप ध्यान रखेंगे। पीवी इंडिकेटेड है, हर किसी का नहीं,
क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करने से वर्क डन आता है, इसीलिए पीवी ग्राफ के अंदर जो कर्व है प्रोसेस को दिखाने वाला, उसके अंदर का जो एरिया होगा वो एरिया वर्क डन, उस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है उसको दिखाएगा। अब जाहिर है एक्सपेंशन होगी तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, नहीं, सिस्टम ने काम किया है। और अगर कंप्रेशन हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, तभी तो सिस्टम को कंप्रेस करा दिया गया, यानी बाहर से काम हुआ है, तो ऑन द सिस्टम हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला वर्क डन नेगेटिव ले लेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑन द सिस्टम है, कंप्रेशन हो रहा है, ये बाय द सिस्टम है। तो आई होप कि एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिकेटर डायग्राम पता लगा, खासकर पीवी ग्राफ का, कि पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, एरिया, इसको आप अलग से नोट कर लेंगे, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ क्या दिखाएगा, गिव्स आइडिया अबाउट वर्क डन। ये बात आपको याद रखनी है, इससे खूब सारे क्वेश्चंस भी निकालने हैं, छोटे मोटे से कुछ डेमो दिखाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। सो आइए देखिए, जैसे मान लिया पीवी ग्राफ है और इसमें कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मान लिया एक्सपेंशन हो रहा है। अब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो अगर पूछा जाए आपसे कि आप वर्क डन बताओ इस प्रोसेस में, एरो बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम V से 2V हो गया और कांस्टेंट प्रेशर P है, तो आपको पता ही है कि P का फार्मूला, सॉरी वर्क डन का फार्मूला कितना हो जाएगा, तो P डॉट B, यानी कि P डॉट B यानी प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ है, तो प्रेशर तो P ही है, वॉल्यूम का चेंज है 2V और माइनस V, यानी आप यहाँ 2V माइनस V कर लीजिए, तो आप देखेंगे 2V माइनस V V होता है, यानी P इंटू V, ये हो जाएगा यहाँ वर्क डन। सिंपल, एक्सपेंशन हुआ है, वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा। ऐसे यहाँ मान लिया, यहाँ अच्छा, वैसे ग्राफिकली भी अगर आप सोचते तो देखिए, एक हिस्सा इसका ब्रेड्थ मान लीजिए और एक हिस्सा इसका लेंथ मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है P और यहाँ से यहाँ तक की ब्रेड्थ है V, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी P इंटू V, वर्क डन आ जाता। तो ग्राफिकली भी बात सेट हो रही है। अब अगर यही कुछ इस तरीके से हो रहा है जहाँ वॉल्यूम के साथ प्रेशर घट रहा है, तो आप ये देख सकते हैं ये एक ट्रेपेजियम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। मान लेते हैं यहाँ का जो प्रेशर है वो P है और मान लेते हैं यहाँ का जो प्रेशर है वो 2P है, तो P से 2P तक ये पूरा। अब आपको पता ही है कि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कहीं ना कहीं आपको आइडिया है ही कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल ये दोनों हैं, तो यहाँ से यहाँ तक है P और यहाँ से यहाँ तक है 2P, पूरी लंबी लेंथ, तो P प्लस 2V और इनटू बीच में ये गैप स्टिल मान लेते हैं V है और ये 2V है, तो इसके बीच का जो गैप हो जाएगा वो V हो जाएगा, तो इनटू आप V कर लेंगे, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू वॉल्यूम, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा P प्लस 2P होता है 3P इंटू V, यानी 3PV बाई 2। ये आ जाएगा एरिया किसका, वर्क डन का इस प्रोसेस में। तो आपको ये बात आइडिया इसका होना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लिया साइक्लिक प्रोसेस है या फिर इवन नॉन साइक्लिक में ही अगर कर्विकल कोई ग्राफ आ रहा है तो उसको कैसे डील करेंगे। अगर मान लिया कि नॉन लीनियर कोई एक्सपेंशन हो रही है कुछ इस तरीके से, अब आपको तो पता ही है कि किसी भी नॉन लीनियर का कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। अगर छोटा सेगमेंट है तो, बड़ा सेगमेंट है तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपको पता ही है कि नॉन लीनियर को इस तरीके से नहीं निकालते, नॉन लीनियर को फिर इंटीग्रेशन मेथड से निकालना पड़ता है। तो यहाँ भी वर्क डन एरिया ऑफ ग्राफ तो होगा, एरिया ऑफ ग्राफ कौन सा, मान लिया ये चल रहा है A, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए B, इस पॉइंट का नाम रखिए C और ये वाला पॉइंट है D। तो एरिया ऑफ कर्व कौन सा कर्व, ABCD या पूरे एंटायर लूप ABCDA, अगर पूरे एंटायर लूप की बात करें तो ABCDA, इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं इक्वल होगा P डॉट DV V1 से लेकर के V2 तक। मान लिया ये V1 है और ये V2 है, तो V1 से V2 तक लिमिट लगा करके P डॉट DV करेंगे और प्रेशर वॉल्यूम से कैसे डिक्रीज हो रहा है इसका फंक्शन दिया होगा, आप यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो P अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू K बाई V। अब आपको P इज इक्वल्स टू K बाई V पता है, आप इसको यहाँ पुट कर देंगे, K कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
1/v/dv और v1 से लेकर के v2 तक आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। मैं इसको एक बार और दिखाता हूँ थोड़ा आगे चल करके। ओके, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा आगे दिखाता हूँ, क्योंकि p = k/v है तो उसको आप यहाँ रखेंगे तो k बाहर आ जाएगा, सो 1/v/dv हो जाएगा और v1 लिमिट हो जाएगी v1 से v2 तक। अब आगे कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता ही है। 1/x dx का इंटीग्रल आपको पता है लॉग में जाएगा, तो लॉग आ जाएगा log e बेस v, या फिर ln v भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग को आपको पता है ln भी लिखते हैं। तो बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं 10 बेस में तो 2.303 लगाते हैं। तो अभी फिलहाल log e बेस v लिखो या फिर ln v लिख लो और लिमिट लगा के v1 से v2 तक। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। फर्दर आप और भी सॉल्व कर सकते हैं log e बेस v2 माइनस log e बेस v1, जिसको कि आप log e बेस v2/v1 भी लिख सकते हैं। तो सेंस मेरा ये है कि वर्क डन को निकालने का तरीका है, अगर नॉन लीनियर है यानी कर्विकल है तो आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल फंक्शन आपको पता होती है, आप उस तरीके से इसको निकालते हैं। और सीधा सीधा लीनियर है तब तो ग्राफिकल मेथड से भी निकाला जा सकता है बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के। सो आई होप आपको ये वाली बात की क्लैरिटी आई प्रॉपर कि ये कैसे हो रहा है और हम लोग कैसे निकालते हैं। अब इसी में मान लिया कोई प्रोसेस साइक्लिक है। साइक्लिक का सेंस क्या है कि मतलब कोई बॉडी कंप्रेस हुई फिर एक्सपेंड हो गई, जहां थी वहीं पहुंच गई। तो अब साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालना है, कुछ एग्जांपल उसकी भी देख लीजिए। आइए जरा साइक्लिक वाले कर लेते हैं। खैर यहाँ साइक्लिक से पहले जरा एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं उसके थ्रू आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। मान लीजिए प्रेशर और वॉल्यूम है। अब आपसे पूछा जाए कि वर्क डन के बारे में आपकी क्या राय है, 4 ऑप्शंस मिल जाए कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन, और चारों ऑप्शंस में से कहा जाए कंटिन्यूसली इंक्रीजेस यानी वर्क डन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। तीसरा आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पीवी ग्राफ है और प्रोसेस ऐसा है, आप देख रहे हैं वॉल्यूम, ये एरो आगे की तरफ बढ़ रहा है कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ। तो हर हाल में वॉल्यूम का तो एक्सपेंशन ही हो रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन तो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये वर्क डन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, या पहले बढ़ा फिर घटा, या पहले घटा फिर बढ़ा, क्या हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर साइक्लिक को टच करते हैं। जो जरा एक बार सोचिए, पॉज करके भी सोच सकते हैं। फिलहाल आप देखिए, आपको पता ही है कि प्रेशर और वॉल्यूम से का एरिया क्या होता है, वर्क डन बताता है। तो देखिए पहले फर्स्ट अगर किसी एक टी टाइम को ले लें तो टी टाइम में इतना एरिया है, उसके अगले टी टाइम में सेम टाइम टी में एरिया घट गया। यानी पहले अगर वर्क डन किसी इंस्टेंस में अगर वर्क डन इतना था तो अगले इंस्टेंस वर्क डन घट गया, फिर और इंस्टेंस में वर्क डन और घट गया, फिर और घट गया, फिर सबसे कम हो गया। यानी पहले वर्क डन क्या हो रहा है तो देखेंगे डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली फिर ये एरिया बढ़ने लग गया हर एक इंस्टेंस में। यानी कि अब वर्क डन यहाँ इस पार्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि वर्क डन एरिया वर्क डन को सिग्निफाई करता है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में धीरे धीरे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ग्राफ अगर नॉन लीनियर है, उसमें कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी चल रही है, तो आप कहेंगे ग्रेजुअली वर्क इज डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन वही चूज करना है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। आई होप आपको ये ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए याद आया, मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए अब साइक्लिक के डिस्कशन करते हैं फटाफटिया। सो अगर वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, मान लिया हमारे पास कोई पीवी ग्राफ है और इसमें एक ऑब्जेक्ट पहले एक्सपेंशन हो रहा है, फिर वापस कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन किस इस स्टेट में हो रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, और फिर ये कुछ ऐसे चला जा रहा है। देखिए दोनों बातें हो सकती थी, ऐसा भी हो सकता था कि एक्सपेंशन हुआ और फिर उसी तरीके से कंप्रेशन हो गया उसी प्रोसेस से। ऐसे में क्या हुआ कि अगर आप एक्सपेंशन का वर्क डन निकालें, पॉजिटिव वर्क डन, तो इतना आएगा, और कंप्रेशन का निकालें
कंप्रेशन में तो सेम ही एरिया आ रहा है, तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू यानी जो नेट वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू नेट वो हो जाएगा 0, कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। लेकिन मान लिया ज़्यादातर प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है लेकिन यहाँ वर्क डन 0 है। अगर मान लिया ये साइक्लिक प्रोसेस कुछ इस प्रोसेस से होता हुआ जा रहा है, यानी कि सबसे पहले एक्सपेंशन हुआ और ये वाला पार्ट कंप्रेशन का है, ये कंप्रेशन हुआ और फिर प्रेशर इंक्रीज हुआ बिना वॉल्यूम के चेंज हुए, प्रेशर बढ़ता चला गया और प्रोसेस वहीं का वहीं आ गया। एग्जैक्टली वही जो इनिशियल P1 था और जो इनिशियल V1 था वही का वही रह गया। जैसे मान लिया ये V1 की जो वैल्यू है वो V है और यहाँ की वैल्यू जो है वो है 2V। ऐसे ही ये वाला प्रेशर P है और ये वाला प्रेशर 2P है। मान लेते हैं प्रेशर P और 2P, P और 2P और V और 2V, ये इसकी फाइनल स्टेट्स आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्क डन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान रखिए। अगर आप ये देखें कि एक्सपेंशन का वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, या तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, या तो आप अलग अलग निकालें या फिर एक ही साथ करें। अब वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता है ये पूरा एंटायर एरिया आएगा, क्योंकि ये वाला कर्व एक्सपेंशन को शो कर रहा है, तो ये पूरा कर्व जो होगा वो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन का होगा। ठीक है, अब वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर वर्क डन निकालना होगा तो नेगेटिव में ये वाला एरिया हो जाएगा, इतना एरिया, और इसमें तो वॉल्यूम का चेंज ही नहीं है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P इंटू डेल्टा V। अब अगर वॉल्यूम का चेंज होगा ही नहीं तो वर्क डन कितना होगा, 0, यानी इस प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, यहाँ वर्क डन हो रहा है। तो अगर आप इस पूरे एरिया को निकालें ट्रेपेजियम का और उसमें से ये ट्रायंगल वाला माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बचेगा क्या, ये वाला एरिया। तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको अलग अलग लिखना है, आपको सिंपली ये ट्रायंगल बच रहा है, यही नेट वर्क डन हो जाएगा। यानी हाफ इंटू हाइट कितनी है, तो P से 2P के बीच का जो गैप होगा वो होगा P यानी P, और V से 2V के बीच का जो गैप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V यानी PV, यानी PV डिवाइड बाई 2। ये सिंपल नेट वर्क डन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया कि अगर ट्रायंगुलर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें उस ट्रायंगल का जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे, ना कि एंटायर का, क्योंकि एंटायर निकालेंगे तो केवल एक्सपेंशन का आएगा। कंप्रेशन वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये W माइनस है, ये W प्लस है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला बच जाएगा। आई होप आपको ध्यान रहेगा। अगर इसी में मान लिया कोई साइक्लिक प्रोसेस जैसा है, कुछ इस तरीके से है, मान लिया, ज़रूरी नहीं कि ये सर्कल ही हो, ये थोड़ा अंडे जैसा इलिप्टिकल भी हो सकता है, लिप जैसा हो, कुछ इस तरीके से। अब अगर ऐसा है, मान लेते हैं ये है P और ये है 4V और ये V, यानी यहाँ का वॉल्यूम V है, और अगर प्रेशर वाले लाइन पे देखें तो इनिशियल प्रेशर है P और फाइनल प्रेशर है 2P। अब आपसे पूछा जाए आप वर्क डन बताइए, तो आपको छोटी मोटी बातें यहाँ ध्यान रखनी है। एक दो तो चीज़ें ये हैं, ये इलिप्स जैसा स्ट्रक्चर है। अब एरिया ऑफ इलिप्स आपको पता ही है ही कि अगर एरिया ऑफ इलिप्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता है पाई इंटू A इंटू B। अगर ये वाला एरिया A है, ये वाली साइड A है और ये वाली साइड B है, तो A इंटू B, पाई इंटू A इंटू B। आपने सर्कल तो पढ़ा ही है। अगर आपको ये ध्यान नहीं हो, वैसे तो ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यही A और B बराबर हो जाए, सर्कल बन जाए, तो R इंटू R, पाई R स्क्वायर, इतना तो याद है ही, एक का R दूसरे भाई R। अगर A और B सेम हो जाए तो ये इलिप्स चेंज होकर सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल में पाई इंटू R होता है, यानी पाई R स्क्वायर होता है। ऐसे अगर इलिप्स में जब दोनों साइड डिफरेंट होती हैं तो A इंटू B, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का प्रोडक्ट पाई के साथ ही एरिया ऑफ इलिप्स होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इलिप्स के पूछते हैं, क्योंकि सर्कल तो बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ भी आपको एक्सपेंशन का ये वाला वर्क डन होगा एंटायर, और कंप्रेशन का ये वाला होगा, तो उसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस होके ये बीच में बनेगा, यानी जो इस इलिप्स का एरिया होगा यही नेट वर्क डन को शो करेगा। तो एरिया ऑफ इलिप्स A इंटू B है। अब यहाँ से P है और ये 2P है, तो इसके बीच का गैप हो जाएगा P। इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा, P। तो आपको क्या करना है, ये P है तो ये वाला पार्ट P/2 हो जाएगा, यानी पाई इंटू P/2।
अब यहाँ से यहाँ तक 4v है, तो इसके हाफ जो सेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक 4 मतलब v से 4v यानी 3v है, 3v का हाफ करेंगे। देखिए माइनस करना ज़रूरी है, 4v में से v माइनस किया तो बचा 3v, 3v का हाफ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ v, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ v। यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आप इसका आंसर निकालेंगे कितना, तो पाई पी वी डिवाइड बाई 4, मतलब 3 ऊपर रहेगा, 3/4 टाइम्स ऑफ पाई पी वी। ये हमारा सुंदर सा आंसर हो जाएगा कितना, 3/4 टाइम्स ऑफ पाई पी वी। ये इस एलिप्स का एरिया हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में अंदर का एरिया निकालना है, नॉन साइक्लिक में टोटल निकालना है, अगर एक साइड से दे रखा है तो आई होप आपको इंडिकेटर डायग्राम समझ आया। अभी तो मैंने सिर्फ पीवी बताया है, आगे चल करके टीवी और पीटी भी कहीं कहीं पूछे जा सकते हैं किसी प्रोसेस के इंडिकेशन में, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आपको मेनली इंडिकेटर डायग्राम और उसके थ्रू वर्क डन निकालना पता होना चाहिए। सो इस एंटायर लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया हमने, एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें सिस्टम सराउंडिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में जाना। साथ में आपने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जाना। उसके बाद आपने ज़ीरोथ लॉ और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझा बहुत अच्छे तरीके से कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। और ज़ीरोथ लॉ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बारे में समझा और उनकी साइन कन्वेंशन को पढ़ा। और उसके बाद हमने इंडिकेटर डायग्राम और उसके थ्रू वर्क डन निकालना सीखा। तो ये इतना इस फर्स्ट पार्ट में था। सेकंड पार्ट में मैं फर्स्ट लॉ, स्पेसिफिक हीट और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू।